नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू संपूर्ण अवेयरनेस। आज हम लोग बात करेंगे कि नैन्सी पेलोसी को लेकर जो चाइना और अमेरिका के बीच तानातानी चल रहा है, आखिर ये क्यों चल रहा है। नैन्सी पेलोसी कौन है कि कोई भी वर्ल्ड लीडर अगर चाइना विजिट की बात भी करता है तो चाइना इतना क्यों भड़कता है। तो इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि नैन्सी पेलोसी जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी कि एशिया के दौरे पर है, तो वो कौन कौन सा देश विजिट करने वाली है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना के इतिहास के बारे में और जानते हैं कि क्यों चाइना किसी भी वर्ल्ड लीडर के ताइवान विजिट पे क्यों भड़कता है। चिंग वंश यह चाइना का अंतिम राजवंश था। इसका शासन पीरियड 644 से 1912 तक था। चिंग वंश के कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जापान ने चीन के खिलाफ युद्ध स्टार्ट कर दिया, जिसे हम लोग सिनो जैपनीज वार के नाम से जानते हैं। हालांकि मैं इसमें दो युद्ध हुआ था तो दोनों के बारे में मैं बात करूंगा एक एक करके, लेकिन फिलहाल हम पहला युद्ध के बारे में देखते हैं। पहला वार 1894 से 95 के बीच चला, जिसमें चाइना की हार हुई और चाइना ने बहुत सारा जमीन जैसे कि कोरियन पेनिनसुला जो कि पहले चाइना का हिस्सा था, ताइवान और चाइना का कुछ नॉर्थ पार्ट जापान के हाथों हार गया और इस पे जापान का कब्जा हो गया। जापान के कब्जा के बाद चाइना छोटे छोटे राजवंशों में टूटना स्टार्ट हो गया और इसी को यूनिफाइड करने के लिए सुन यात सेन एंड सोंग जियारेन ने 1912 में केएमटी यानी कुओमिंतांग पार्टी का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि चाइना के सारे छोटे छोटे रियासतों को जोड़कर एक यूनिफाइड चाइना का निर्माण करना और उसे एक लोकतांत्रिक देश बनाना, जिसमें सुन यात सेन सफल भी हो गए। लेकिन 1925 में सुन यात सेन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कुओमिंतांग पार्टी यानी कि केएमटी दो भागों में बिखर गई। जिस प्रकार इंडिया को यूनिफाइड करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटे छोटे रियासतों को जोड़कर एक यूनिफाइड इंडिया का निर्माण किया, उसी तरह सुन यात सेन केएमटी पार्टी की स्थापना की, यही इसी उद्देश्य से कि चाइना को एक यूनिफाइड कंट्री बनाया जाए। लेकिन 1925 में सुन यात सेन की मृत्यु के बाद केएमटी पार्टी दो भागों में बट गया। एक नेशनलिस्ट पार्टी बना, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी बना। नेशनलिस्ट पार्टी चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहते थे। उस वक्त नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक और कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। नेशनलिस्ट पार्टी चूंकि ये डेमोक्रेसी चाहता था तो ये चाहता था कि जो पावर है वो जनता के हाथों में हो, और कम्युनिस्ट पार्टी जो कि एक डिक्टेटरशिप की तरह कार्य करता था तो ये चाहता था कि जनता को कोई पावर ना दिया जाए और कुछ लोग मिलके ही लीडरशिप का निर्णय करे। और वही आज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में चलती है, क्योंकि वहां जनता को कोई पावर नहीं दिया गया तो वहां चुनाव भी नहीं होते हैं। जब 1925 में सुन यात सेन की मृत्यु हुई उस वक्त नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि एनपी एक मजबूत स्थिति में थी और 1927 में नेशनलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी शामिल थे, को जिंदा काटना स्टार्ट कर दिया। और इसी घटना को संघाई नरसंहार के यानी संघाई मैसेकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये घटना संघाई के आसपास हुई थी, इसीलिए इसे संघाई मैसेकर के नाम से जाना जाता है। और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी तरह से हार हुई और यहीं से चाइना में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। और यह गृह युद्ध तब तक चला जब तक एक पार्टी पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। ये लोग आपस में लड़ रहे थे और इसी का फायदा उठा लिया जापान ने, क्योंकि मैंने बताया था कि सिनो जैपनीज वार, सिनो चाइना के लोगों को कहा जाता है, सिनो जैपनीज जापान के लोगों को जैपनीज कहा जाता है और चाइना के लोगों को सिनो कहा जाता है, इसीलिए इसे सिनो जैपनीज वार के नाम से जानते हैं। तो पहला मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, और दूसरा वार उसी का फायदा उठा के जापान ने फिर से इस पे आक्रमण कर दिया। और दूसरा सिनो जैपनीज वार जो कि 1937 से 1945 तब तक चला जब तक कि अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम से हमला न कर दिया हो। चूंकि दूसरा सिनो जैपनीज वार में भी जापान ने चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा पे कब्जा कर लिया, क्योंकि पहले से इनके पास कोरियन पेनिनसुला, पूर्वी चाइना का कुछ पार्ट और ताइवान पहले से था। और उसके बाद दूसरा सिनो जैपनीज वार में इन्होंने मंचूरिया चाइना का ये हिस्सा है जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, लगभग ये हिस्सा है मंचूरिया, इस पे भी कब्जा कर लिया दूसरे सिनो वार में। तो आप देख सकते हैं कि जापान ने यहाँ चाइना के बहुत सारे भूमि पे कब्जा कर लिया, यानी कि यहाँ पे जो मंचूरिया पे एक अपनी जैपनीज पोपट सरकार यानी कि जापान के समर्थन वाली एक सरकार को यहाँ पे बिठा दिया
और जापान के हिसाब से वो शासन करना स्टार्ट कर दिया मंचूरिया में। और चाइना में दो पार्टी इधर लड़ रही थी आपस में, कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी। तो ये दोनों ये देख के दंग हो गए कि हमारे आपसी विवाद के कारण ही जापान ने आज हमारी इतनी बड़ी भूमि पे कब्जा कर लिया है। तब इन्होंने यह डिसाइड किया कि इन्होंने कहने का मतलब है नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने यह डिसाइड किया कि दोनों एक साथ मिलके ये युद्ध लड़ेंगे। चूंकि जापान उस वक्त काफी मजबूत था, लेकिन चाइना के दोनों पार्टियां मिलने के बाद भी वो जापान को हरा नहीं पा रहे थे। और जापान तब तक नहीं हारा जब तक कि यूएसए ने उस पर परमाणु बम न गिरा दिया हो। यूएसए के परमाणु हमला के बाद जापान कमजोर पड़ गया और खुद जिसपे चाइना के जिस भाग पे जापान का कब्जा था उसे छोड़ के खुद जापान लौट गया और इस पे फिर से चाइना का शासन चलना स्टार्ट हो गया। 1945 के बाद चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ने रसिया के कम्युनिस्ट पार्टी से, चूंकि चाइना भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार पूरे चाइना में बनाना चाहती थी और रसिया ऑलरेडी पहले से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त कहने का मतलब 1945 के बाद चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ने रसिया के कम्युनिस्ट पार्टी से मदद मांगी। क्योंकि उस वक्त नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक और कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। रसियन कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनलिस्ट पार्टी को अब मारना स्टार्ट किया। जो नेशनलिस्ट पार्टी ने संघाई में 1927 में संघाई मैसेकर किया था, अब वापस कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रांग होके नेशनलिस्ट पार्टी को मारना स्टार्ट किया। और नेशनलिस्ट पार्टी जो कि उस टाइम बहुत कमजोर स्थिति में थी, वो भागते भागते चाइना के पूर्वी भाग में आके कुछ यूं ही पूर्वी भाग में आके सिमट गया इस प्रकार। और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना के लगभग 95% चाइना पे कब्जा हो गया। क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का 95% चाइना के भाग पे कब्जा हो गया, तो 1949 में चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को कम्युनिस्ट कंट्री घोषित कर दिया और ऐलान कर दिया कि चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ अगर कोई कुछ स्टेटमेंट देता है या कोई कुछ विद्रोह करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसी को देखते हुए नेशनलिस्ट पार्टी जो कि पूर्वी एरिया में सीमित हो गई थी, वो लोग धीरे धीरे ये ताइवान की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए थे और 1950 तक ये पूरी तरह से ताइवान पे शिफ्ट हो गए थे। और यहीं पे चाइना का गृह युद्ध समाप्त हुआ था। तो वो स्टार्ट हुआ था चाइना का गृह युद्ध 1927 में और समाप्त हुआ जब नेशनलिस्ट पार्टी पूरी तरह से ताइवान पे शिफ्ट कर गया 1950 में, तब ये चाइना का गृह युद्ध वहीं पे समाप्त हो गया। जिस वक्त नेशनलिस्ट पार्टी इस द्वीप पे शिफ्ट हो रहा था, उस टाइम इस द्वीप का नाम फार्मोसा द्वीप था। बाद में चल के ये ताइवान बना। तो पूरी तरह से नेशनलिस्ट पार्टी फार्मोसा द्वीप पे शिफ्ट हो गया और यहीं से स्टार्ट हुआ है ताइवान और चीन के बीच का विवाद। क्योंकि अब दो पार्टी हो गई, एक वो पार्टी जो ताइवान शिफ्ट कर गई थी चियांग काई शेक की पार्टी, और एक माओ जेडोंग की पार्टी जो मेन चाइना में थी। ये नेशनलिस्ट पार्टी वाले सुन यात सेन के आइडियोलॉजी पे चलता था, वह रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाया। और माओ जेडोंग जो मेन चाइना था वाली पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाया। अब स्टार्ट हुआ चाइना की ओरिजिनल लड़ाई। चूंकि ताइवान नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहा था, तो इनका कहना था कि हम मेन चाइना है और कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि हम मेन चाइना है। चूंकि वर्चस्व की लड़ाई थी, तो ताइवान का कहना था कि हम एक ना एक दिन इस पूरा चाइना को हम अपने में लेके आएंगे। और मेन चाइना जो कि मेन चाइना था, उसका कहना था कि हम एक ना एक दिन ताइवान को अपने में लेके आएंगे, चूंकि ये हमारा विद्रोही राज्य है तो इसे हम अपने में लेके आएंगे। जिस समय यह ड्रामा चल रहा था, ठीक उसी समय 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो गई थी। चूंकि यूनाइटेड नेशन पर वेस्टर्न कंट्री का दबदबा था, सो यूनाइटेड नेशन ने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान को मेन चाइना का दर्जा दे दिया। और ये जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर चल रही थी, इसे कोई देश का दर्जा नहीं दिया। ऐसा करने का कारण यह था कि वेस्टर्न कंट्री, लगभग सारे वेस्टर्न कंट्री में डेमोक्रेटिक है और ये ताइवान में भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करता है, इसीलिए इन्होंने ये सपोर्ट किया था। 1971 तक ताइवान ही मेन चाइना के रूप में कार्य किया। उसके बाद पंडित नेहरू ने एड़ी चोटी लगा दिया यह प्रूव करने के लिए कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना का जो बड़ा सा भाग था जो कि कम्युनिस्ट था, वो मेन चाइना है और ताइवान इसका एक राज्य है। 1971 में यूनाइटेड नेशन ने ताइवान को हटाकर मेनलैंड चाइना को ही यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कम्युनिस्ट वाली सरकार थी उसको मेन चाइना घोषित कर दिया और तब से मेन चाइना कम्युनिस्ट पार्टी वाली चाइना बन गई। तब से चाइना वन चाइना पॉलिसी स्टार्ट किया और जो चाइना के साथ रिश्ता रखना चाहता है उसको वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है और चाइना के टर्म्स कंडीशन के हिसाब से ताइवान को
चाइना का ही पार्ट बताना पड़ता है, जिसमें इंडिया के प्रधानमंत्री ने भी उस पर साइन कर रखा है और इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। यहाँ तक कि यूएसए भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है और ताइवान को एक देश नहीं, एक चाइना का विद्रोही राज्य के रूप में देखता है, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि ये जो मेन चाइना का दर्जा, कम्युनिस्ट पार्टी की चाइना का दर्जा जो था, ये पंडित नेहरू के प्रयासों से ही मिला था और आज चाइना असली रंग दिखाता है इंडिया को अपना। हालांकि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कि ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में भी मानता है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है और ये बहुत छोटे छोटे देश हैं। तो अब समझ में आया होगा कि अगर कोई ताइवान की बात करता है तो चाइना क्यों चिढ़ता है। तो अब चलते हैं मेन मुद्दा पे। नैन्सी पेलोसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। नैन्सी पेलोसी का यह इंडो पैसिफिक दौरा मंडे यानी कि सोमवार से स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले इन्होंने सिंगापुर विजिट किया, उसके बाद ये मलेशिया जाएंगी, उसके बाद दक्षिण कोरिया और फिर जापान। तो फिलहाल ये आज मलेशिया में है और देखना है ये कि आगे ये क्या करती हैं, क्योंकि ये कई बार लोगों को सरप्राइज करती है। आपको याद होगा तियानवेन मैसेकर जो कि चाइना में हुआ था, जहां पे कुछ विद्यार्थियों के द्वारा चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था और चाइना की सरकार ने, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने उन पे टैंक चलवा दिया था और हजारों की संख्या में स्टूडेंट की मौत हो गई। नैन्सी पेलोसी स्टूडेंट को श्रद्धांजलि देने के लिए तियानवेन में चली गई थी आज से बहुत साल पहले। तो इनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी चाइना के खिलाफ रहा है। तो अब ये देखना है कि क्या, हालांकि ऑफिशियल विजिट में चाइना के प्रोटेस्ट के बाद ये हटा दिया गया कि वो ताइवान का विजिट करेंगे, लेकिन अभी वो फिलहाल सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान में ही विजिट करेगी। लेकिन कुछ सोर्स से ये भी कहा जा रहा है कि वो हो सकता है ताइवान में सरप्राइज विजिट पे जा सकती है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो ताइवान जाती है कि नहीं। अगर, क्योंकि चाइना का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रहा है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी वर्ल्ड लीडर ताइवान को विजिट करे। तो चाइना ने यहाँ तक भी धमकी दे रखा है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट करती है तो उनका फाइटर जेट हवा में ही मार गिराया जाएगा, क्योंकि चाइना अपनी नेवी को ताइवान स्ट्रेट, जो जहां मैं मार कर रहा हूँ, ये ताइवान स्ट्रेट है, यहाँ पे तैनात कर रखा है। तो अभी इसके लेके बहुत गहमा-गहमी चल रही है। तो आगे देखना होगा कि क्या होता है, क्या नैन्सी पेलोसी ताइवान के सरप्राइज विजिट पे जाती है या नहीं। जब तक इनका एशिया दौरा है तब तक इस पे सारे मीडिया की नजर रहेगी, तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। अब जानते हैं कि नैन्सी पेलोसी है कौन। ये जो महिला देख रहे हैं, जो मार्क में कर रहा हूँ, यही नैन्सी पेलोसी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नैन्सी पेलोसी है कौन। तो नैन्सी पेलोसी द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है। अब आप कहेंगे कि द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, तो मैं इसे समझाता हूँ। हमारे देश में संसद है और संसद को यूएसए में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ कांग्रेस एक पार्टी है, लेकिन कांग्रेस यूएसए में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस के दो हिस्सा, यानी अपर हाउस द सीनेट कहा जाता है, अपर हाउस, जिसे हमारे यहाँ राज्यसभा कहा जाता है, और लोकसभा को यूएसए में द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो द नैन्सी पेलोसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है, यानी कि लोकसभा की स्पीकर है। हमारे यहाँ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब हैं और उसी प्रकार यूएसए में लोकसभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट शख्सियत है और इन्हीं के विजिट को लेकर चाइना बहुत चिंतित है, क्योंकि चाइना का दुखती रग ताइवान है। अगर चाइना को आपको छेड़ना है तो ताइवान के बारे में आप कुछ बोलो, चाइना तुरंत भड़क जाता है। तो अब आगे देखना होगा कि ये ताइवान का विजिट करती हैं या फिर चाइना के डर से यूएसए, क्योंकि चूंकि नैन्सी पेलोसी है तो वो वहां की लोकसभा की स्पीकर, लेकिन वो रिप्रेजेंट तो कर रही हैं यूएसए को। क्या वो चाइना के धमकी से यूएसए डरता है या फिर नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट करती है? तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि चाइना क्यों इतना भड़कता है ताइवान को लेके, और नैन्सी पेलोसी कौन है और वो ताइवान विजिट क्यों करना चाहती हैं। जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था उसी समय एक न्यूज़ निकल के आई है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी है। तो ये ऐड करना मैं इम्पोर्टेंट समझ रहा था, क्योंकि मेरा टॉपिक ही यही था। तो आप देख सकते हैं कि 24 मिनट पहले ही नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची है और ये न्यूज़ बीबीसी की तरफ से पब्लिश करी गई है। तो चाइना के लाख विरोध करने के बावजूद नैन्सी पेलोसी आखिरकार ताइवान पहुंच चुकी है। अब आगे देखना होगा कि इस पे चाइना का क्या रिएक्शन होता है। क्या चाइना यूएसए के खिलाफ कोई स्मॉल वारफेयर स्टार्ट करता है या और क्या करता है, ये आगे देखना पड़ेगा। तो मैं इसे आगे के वीडियो में अपडेट करूंगा आपको कि आखिर इसके बाद चाइना ने क्या कदम उठाए हैं।
तो तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।